नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। ये डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सामाजिक अध्ययन का अति लघुत्तरीय प्रश्न के तीसरा वीडियो है। तो पहला प्रश्न है, शिवाजी के समय सरसुबादार किसे कहा जाता था? तो किसी क्षेत्र के विशेष प्रतिनिधि या सेनापति को कहा जाता था सरसुबादार। अगला प्रश्न है, 46वें संशोधन में अनुच्छेद 21(a) में जोड़ा गया शिक्षा का क्या अधिकार है? तो इसमें है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा होना जरूरी है। अगला है, समवर्ती सूची किसे कहते हैं? तो जिसमें केंद्र व राज्य दोनों के विषय में कानून बनाए गए हों। अगला प्रश्न है, FIR का पूरा नाम बताइए। FIR का पूरा नाम है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अगला प्रश्न, सेल कितने प्रकार के होते हैं? लिखिए। तो सेल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला आग्नेय सेल, दूसरा अवसादी और तीसरा है रूपांतरित सेल। अगला प्रश्न है, सुएज नहर किन सागरों को जोड़ती है? तो सुएज नहर को लाल सागर व भूमध्य सागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न है, टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली हवाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो टुंड्रा प्रदेश में चलने वाली हवा को पछुआ पवन कहते हैं। अगला प्रश्न है, अमेजन तथा जायरे घाटी के लोगों के मुख्य व्यवसाय क्या थे? तो इनका मुख्य व्यवसाय था पशुपालन, मत्स्य पालन तथा दुग्ध उद्योग। अगला प्रश्न है, आग्नेय सेल के उदाहरण बताइए। तो आग्नेय सेल के उदाहरण हैं ग्रेनाइट तथा बेसाल्ट। अगला प्रश्न, पैंजिया किसे कहते हैं? तो भूस्खलन के कारण जो भूखंड निर्मित होता है उसे पैंजिया कहते हैं। अगला प्रश्न, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रांत में स्थित है? इसका निर्माण किसने करवाया था? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। जो सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में पुरी से लगभग 30 किलोमीटर समुद्र तल पर स्थित है। अगला प्रश्न, चोलों के शासन में जनपद तथा गांव को क्या कहा जाता था? चोलों के शासन में जनपद को नाडु तथा गांव को कुर्रम कहते थे। अगला प्रश्न है, इब्राहिम लोदी और बाबर का युद्ध कब और कहाँ हुआ था? तो 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और बाबर का मुकाबला हुआ था। युद्ध में इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी और इब्राहिम लोदी मारा गया। बाबर ने लोदी वंश का अंत करके मुगल वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, मोहम्मद साहब के 5 सिद्धांतों में ज़कात का अर्थ क्या था? तो ज़कात का अर्थ है अपनी कमाई, वार्षिक कमाई का 2.5% का दान करना, यानी कि 2.5% का दान कर देना होता है। तो भू प्रॉपर्टी के निचले अधस्तर में 3 परतें कौन कौन सी पाई जाती हैं? तो ये निम्न है, जैसे कि पहला है सियाल, दूसरा सीमा और निफे। अगला प्रश्न है, आग्नेय सेल की विशेषता बताइए। इन चट्टानों की निम्न विशेषताएं हैं। पहला है, ये चट्टान जीव जंतु एवं वनस्पति रहित होते हैं। ये रवेदार चट्टान हैं। ये कठोर एवं अपारगम्य चट्टान होती हैं। अगला है, इन चट्टानों में परतें नहीं होती हैं। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी कितने प्रकार की होती हैं? तो ज्वालामुखी मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। पहला है सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा है सुषुप्त ज्वालामुखी और तीसरा है शांत ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है, बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? तो पवन द्वारा रेत एवं बालू के निक्षेप से निर्मित टीलों को बालू का स्तूप कहते हैं। इन स्तूपों के आकार में तथा स्वरूप में बहुत विविधता देखने को मिलती है। बालू का स्तूपों का निर्माण शुष्क तथा अर्ध शुष्क भागों के अलावा सागरीय तटीय भागों में झीलों के रेतीले प्रदेश से होकर प्रवाहित होने वाली सरिताओं के बाढ़ के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, मिस्टल या ब्लिजर्ड किसे कहते हैं? तो मिस्टल यह ठंडी ध्रुवीय हवा होती है जो रोन नदी की घाटी से कोहर चलती है।
और ब्लिजर्ड जो होती है यह बर्फ के कणों से युक्त ध्रुवीय हवाएं हैं। रूस के टुंड्रा प्रदेश एवं साइबेरिया में ब्लिजर्ड का स्थानीय नाम पुरगा व बुरान है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा कब बनाई गई थी? इनमें कुल कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा की कुल सदस्य की संख्या 389 निर्धारित की गई, जिनमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से तथा 93 सदस्य देश रियासतों से तथा 4 सदस्य चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से आने थे। प्रत्येक संप्रभुत्व राष्ट्र का अपना एक संविधान होता है। भारत भी अपना अलग संविधान है, जिससे संविधान निर्मात्री सभा ने तैयार किया है। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के 296 स्थानों के लिए चुनाव हुए। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को प्रारंभ हुआ तथा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया तथा 11 दिसंबर 1946 को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया। दोस्तों अगला प्रश्न है, पंथ निरपेक्ष से क्या समझते हैं आप? तो पंथ निरपेक्ष राज्य उस राज्य को कहते हैं जिसमें राज्य की निगाह में सभी धर्म समान होते हैं। कालिदास के 2 ग्रंथों के नाम बताइए। तो कालिदास के 2 ग्रंथ निम्न हैं, रघुवंश महाकाव्य और अभिज्ञान शकुंतलम। अगला प्रश्न, गुप्तकालीन चित्रकला के 2 केंद्रों के नाम लिखिए। तो एक है सारनाथ और दूसरा मथुरा और पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित 2 सिद्धांतों का नामोल्लेख कीजिए। तो राजपूतों की उत्पत्ति का प्रश्न भारतीय इतिहासकारों में अत्यंत विवादग्रस्त है। महाभारत में राजपूत शब्द का उल्लेख कुलीन क्षत्रिय के लिए किया गया है और बाण के हर्षचरित में राजपूत शब्द का प्रयोग सैनिकों के लिए किया गया है। अब तक राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में कोई सर्वमान्य मत स्थापित नहीं किया जा सकता है या जा सका है। इस संबंध में विद्वानों ने निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किए, जैसे कि है विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल टाड ने अग्निकुंड वाली जनश्रुति के आधार पर राजपूतों को विदेशी बतलाया है। उनका कथन है कि राजपूत सीथियन या शकों के वंशज थे, जो 6वीं शताब्दी के लगभग भारत में प्रविष्ट हुए। इन्हीं विदेशी विशेषताओं को जब वे शासक बन बैठे तो उन्हें अग्नि संस्कार द्वारा पवित्र कर हिंदू जाति व्यवस्था के अंतर्गत ले लिया गया। क्योंकि वे शासन का काम करते थे और यही काम क्षत्रियों के भी थे, अतएव उन्हें क्षत्रियों को श्रेणी में रखा गया और वे राजपूत कहलाए। अगला है जो अग्निकुंड का सिद्धांत। कुछ विद्वानों ने जैसे कि पृथ्वीराज रासो के आधार पर इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया कि प्रतिहार, पारमार, चालुक्य तथा चौहान राजपूत अग्निवंशी हैं। आबू पर्वत पर वशिष्ठ जी का यज्ञ एवं अग्निकुंड था, जिससे परमार, प्रतिहार और चालुक्य तथा चौहान आदि राजपूतों की उत्पत्ति हुई। राजपूतों के ये 4 वंश अग्निवादी कहलाते हैं। इन जातियों से संबंधित अन्य प्रमाणों से इनका संबंध क्षत्रिय कुल से स्पष्ट होता है। राजपूतों की उत्पत्ति का यह सिद्धांत ऐतिहासिक दृष्टि से उचित नहीं पड़ता है। अगला प्रश्न है, भोज किस वंश के राजा थे? तो भोज परमार वंश के राजा थे। उनकी राजधानी थी धारा नगरी थी। अगला है, गीत गोविंद किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो गीत गोविंद जयदेव जी की प्रसिद्ध रचना है। अगला है, खजुराहो मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने किया था? तो खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेन राजाओं ने किया था। अगला प्रश्न है, भक्तिकालीन 2 संतों के नाम लिखिए। तो भक्तिकालीन के संत हैं रामानुजाचार्य, रामानंद, गुरु नानक, कबीर। अगला प्रश्न है,
जलवायु का क्या अर्थ है, स्पष्ट कीजिए। तो जलवायु किसी बड़े इलाके का औसत मौसम है जो एक लंबे समय से बना रहता है। सरल शब्द में, किसी इलाके में किसी एक तरह का मौसम अगर लंबे समय से बना रहता है तो उसे इलाके की जलवायु कही जाती है। और मौसम जहाँ कुछ दिनों या कुछ घंटों में बदल सकता है, वह जलवायु बदलने में सैकड़ों हजार साल का लगता है समय। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद 395 हैं। अगला है, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आने वाली दो स्वतंत्रताओं का उल्लेख कीजिए। तो स्वतंत्रता का अधिकार जो रखा गया है अनुच्छेद 19 से 22 तक रखा गया है। तो प्रत्येक नागरिक अपनी सामर्थ्य और योग्यता के अनुसार अपना विकास कर सके, इसके लिए स्वतंत्रता के अधिकार को संविधान में सम्मिलित किया गया है। इस मूल अधिकार के अंतर्गत प्रत्येक भारतीय नागरिक को निम्न स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। जैसे कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत बताया गया है कि इस अधिकार से संबंधित निम्न 6 स्वतंत्रता ये नागरिकों को प्राप्त है। जैसे कि पहला है, भारतीय संविधान द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को भाषण के रूप में अपने विचार व्यक्त करने एवं उन्हें पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित करने की स्वतंत्रता दी गई है। दूसरा है, नागरिकों को शांतिपूर्वक सभा आदि कराने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अगला है, प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्र है। और अगला है, नागरिकों को मानव हितों के लिए समुदाय एवं संघ निर्माण की स्वतंत्रता है कि वह अपने हिसाब से संघ का निर्माण कर सकता है। पांचवा है, नागरिकों को देश की सीमाओं के अंदर स्वतंत्रतापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण कर सकते हैं। और अगला प्रश्न है कि भूस्खलन से क्या तात्पर्य है? तो भूपृष्ठ पर शैलों के अपक्षय से प्राप्त पदार्थ गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ढाल की दिशा में खिसकना आरंभ कर देते हैं। तीव्र एवं खड़े ढाल पर अपक्षयित पदार्थ के आकस्मिक रूप से खिसकने की क्रिया को भूस्खलन कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना का सर्वोच्च नागरिक कौन होता है? तो भारतीय सेना का सर्वोच्च नागरिक भारत के राष्ट्रपति होते हैं। अगला प्रश्न, जब सूर्य तथा चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब कौन सा ग्रहण पड़ता है? तो बता दिया जाए, चंद्रमा स्वयं अपना प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। यह सूर्य का प्रकाश पड़ने से चमकने लगता है। जब पृथ्वी तथा सूर्य तथा चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो चंद्रमा पृथ्वी की छाया में आ जाता है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता और चंद्रमा दिखाई नहीं देता। इसे चंद्र ग्रहण कहते हैं। यह केवल पूर्णमासी के दिन ही होता है। जैसे कि दूसरे में बता दिया जाए, जब चंद्रमा पृथ्वी की उपछाया से गुजरता है तो इसके कुछ भाग पर सूर्य की प्रकाश पड़ने लगता है और चंद्रमा कुछ भाग दिखाई देते लगता है, तो इसे खंड चंद्र ग्रहण कहते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय चीन का युद्ध कब हुआ था? भारत और चीन का युद्ध कब हुआ था? तो भारत और चीन के मध्य युद्ध 1962 में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न है, चंदेलों के दो प्रसिद्ध नगरों के नाम बताइए। तो चंदेलों के प्रसिद्ध नगर हैं बुंदेलखंड, खजुराहो, महोबा, अजयगढ़। अगला प्रश्न है, राजपूत काल के 4 प्रमुख कवियों के नाम बताइए। तो राजपूत काल के पृथ्वीराज रासोजी हैं, हलायुद्ध हैं, नयचंद्र सूरी हैं और पद्मगुप्त हैं। भोज प्रबंध किसकी रचना है? तो भोज प्रबंध बल्लाल जी की रचना है। अगला है, प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन हैं? तो प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता हरिश्चंद्र जी हैं। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? तो मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य जी हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासन
में किन 2 मस्जिदों का निर्माण करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब उल इस्लाम तथा 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में राज्य का सर्वोच्च अधिकारी पदाधिकारी कौन होता था? तो इसका आंसर है सुल्तान। अगला प्रश्न है, हिम नदियों के अपरदन से बी आकार की घाटी किस आकार में बदल जाती है? यह यू आकार की में बदल जाती है। वाष्पीकरण से क्या आप समझते हैं? तो इसका राइट आंसर है किसी तत्व या यौगिक का द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन ही वाष्पीकरण कहलाता है। जैसे पानी का वाष्प बनकर उड़ जाना ही वाष्पीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य अभिताप किसे कहते हैं? सूर्य से आने वाली ऊष्मा जो वातावरण द्वारा सोख ली जाती है उसे सूर्य अभिताप कहलाती है। मूल अधिकार किस पर बल देता है? तो मूल अधिकार सभी नागरिकों के बुनियादी मानवाधिकार के रूप में परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है, अर्थव्यवस्थाओं का वर्गीकरण प्रमुख रूप से कितने 2 आधारों पर बदला गया है? तो जैसे कि श्रम और पूंजीवादी। अगला प्रश्न है, उत्पादन क्या है? तो उत्पादन का अर्थ है अर्थशास्त्र में उत्पादन औद्योगिक प्रतिष्ठानों द्वारा वस्तुओं, सामानों या सेवाओं को निर्मित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किया गया था। यह प्रश्न 2017 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक का नाम बताइए। तो मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक का नाम है इंडिका। अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? तो तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन सम्राट अशोक के काल में हुआ। अगला प्रश्न है, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किन राजाओं ने करवाया था? तो खजुराहो मंदिर का निर्माण चंदेल के राजाओं ने करवाया था। अगला प्रश्न है, राजपूत कालीन प्रसिद्ध शिक्षा केंद्रों के नाम लिखिए। तो नालंदा विश्वविद्यालय है, विक्रमशिला और काशी और उज्जैन। अगला प्रश्न, महमूद गजनबी ने भारत के प्रसिद्ध मंदिर पर 17 बार आक्रमण किया था। तो वह मंदिर है सोमनाथ मंदिर जो उड़ीसा राज्य में पड़ता है। अगला प्रश्न है सोमनाथ मंदिर। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में राज्य की आय के 2 साधन लिखिए। तो पहला है उस्र, जैसे मुसलमानों से लिया जाने वाला कर, और खराज है गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर। अगला प्रश्न है, परतदार शैल के 2 उदाहरण बताइए। तो बलुआ पत्थर है, चूना पत्थर है और स्लेट है, संगमरमर है और लिग्नाइट मिट्टी है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेरिका की अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। यही प्रश्न पूछ लिया जाए कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। तो ये आप ध्यान रखिएगा। और दोस्तों, वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि आपके दोस्तों को भी फ़ायदा मिल सके। सूर्य ताप किसे कहते हैं? तो सूर्य ताप सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने वाले सौर विकिरण ऊर्जा को सूर्य ताप कहते हैं। ऊर्जा लघु तरंगों के रूप में पृथ्वी पर पहुंचती है। अगला प्रश्न है, ज्वार भाटा से क्या तात्पर्य है या क्या समझते हैं आप? तो ज्वार भाटा वह विशिष्ट क्रिया है जिसमें सूर्य व चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के प्रभाव से प्रतिदिन नियमित रूप से समुद्र तल पर ऊपर उठता एवं नीचे गिरता है। पानी के ऊपर उठने की क्रिया को ज्वार एवं नीचे गिरने की प्रक्रिया को भाटा कहा जाता है। ज्वार भाटा के समय सागर तल में आने वाले परिवर्तन को नियमित रूप से मापा जा सकता है, अतः तट पर इसी के अनुसार विशेष सावधानी से जल की संभावित ऊंचाई की रेखाएं बनाई जा सकती हैं। इनका तटवासियों की सुरक्षा के लिए विशेष महत्व है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।